बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लेक्चर 3 इसका स्टार्ट कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का। ठीक है, इसमें हमारा टॉपिक है जीन ऑर्गेनाइजेशन की, किस तरह से जीन जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हुए हैं, उनकी क्या कन्फिग्रेशन है, किस तरह से वो अरेंज्ड हैं। ठीक है, डीएनए के अंदर जीन इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग अ स्पेसिफिक प्रोटीन। ठीक है, जीन के पास जो है, जीन डीएनए का एक सेगमेंट और इसके पास इंस्ट्रक्शंस हैं एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने की। ठीक है, जीन ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू हाउ जीन्स आर अरेंज्ड विद इन द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के जीनोम के अंदर कैसे जीन्स जो हैं वो अरेंज्ड हुए हैं, वो आपका क्या कहलाता है, जीन ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जीन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग रीजन जो है वो आपका प्रोमोटर होता है, जहाँ पे आपके पास पॉलीमरेज अटैच होता है और फिर एमआरएनए बनना स्टार्ट होता है। और आपके पास फिर ये जीन का कोडिंग सीक्वेंस होता है, जहाँ उस पर आपका इंस्ट्रक्शन होती है किस चीज़ की प्रोटीन बनाने की। और फिर लास्ट में आपके पास टर्मिनेटर रीजन होता है, जहाँ पर आपका पॉलीमरेज जो है वो टर्मिनेट करता है और आपका जो है एमआरएनए कंप्लीट बन के बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन इस इनिशिएशन कहाँ से स्टार्ट होती है, आपके यहाँ से स्टार्ट होती है, प्रोमोटर रीजन से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये प्रोमोटर रीजन है आपका, और यहाँ पर ये एक्सॉन 1 इसका नाम दिया गया है प्रोमोटर रीजन। आपका एक्सॉन 1 का जो हाफ स्टार्ट का जो हिस्सा है वो आपका प्रोमोटर रीजन है। वो उसमें क्या चीज़ है, वो सिर्फ स्टार्ट प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन के को इनिशिएट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है एक्सॉन 1। ठीक है, उसका हाफ पार्ट एक्सॉन 1 का। और रिमेनिंग जो हाफ पार्ट है इसका, जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका क्या है, ट्रांसलेशन स्टार्ट कोडॉन एटीजी यहाँ पर होगा। ठीक है, ट्रांसलेशन स्टार्ट कोडॉन यहाँ मौजूद होगा, यानी कि ये कोडिंग रीजन है आपका जो रेड से दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद कुछ और आपके पास बिना कोडिंग वाले रीजन होते हैं, इंट्रॉन जिनको हम कहते हैं। यहाँ ये कोडिंग में काम नहीं आते, बीच में एक सीक्वेंस आता है इंट्रॉन 1, फिर उसके बाद एक्सॉन 2 आया, यहाँ पर फिर कोडिंग रीजन आया, फिर इंट्रॉन 2 आता है जो कि कोडिंग रीजन नहीं होता, इसके पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है प्रोटीन बनाने की। फिर एक्सॉन नंबर लास्ट एक्सॉन आपका आ जाता है, जैसे यहाँ पे लास्ट एक्सॉन 3 से हम डिनोट कर रहे हैं लास्ट एक्सॉन का। जिस तरह से एक्सॉन 1 का जो स्टार्टिंग रीजन है, एक्सॉन 1 का जो स्टार्टिंग रीजन है वो आपका प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जो रेड रीजन है, रिमेनिंग रीजन, वो प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह से जो लास्ट एक्सॉन 3 है, लास्ट एक्सॉन जो होगा उसका स्टार्टिंग रीजन प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल होगा, जो कि रेड कलर से शो हुआ हुआ है, और जो उसका रिमेनिंग रीजन होगा वो प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसलेशन स्टॉप को डाउन होगा आपका जो रेड कलर पर है, यहाँ पे ट्रांसलेशन ख़त्म हो जाएगी, और ये ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन एरिया है, यहाँ पर टैग पॉलीमरेज जो है यहाँ पर टर्मिनेट कर देगा एमआरएनए को। ठीक है, तो ये 5 प्राइम से स्टार्ट होता है और 3 प्राइम तक जाता है। ठीक है, ये इस तरह से आपका डीएनए स्ट्रैंड जो है वो खुल जाएगी। सबसे पहले टैग पॉलीमरेज जैसे ही अटैच होगा प्रोमोटर रीजन पर, और फिर आरएनए के हम जो है न्यूक्लियोटाइड्स जो है आरएनए के जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो अटैच होती जाएंगी। ठीक है, एमआरएनए पर, और फिर मतलब डीएनए की स्ट्रैंड पर, और एमआरएनए आपकी तैयार होगी। तो ये जो जीन है वो पूरा हमने जीन की ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी है यहाँ पर, कि जीन किस तरह से अरेंज है। तो ज़रूरी नहीं है अब सिर्फ 3 एक्सॉन्स होंगे, 3 से ज़्यादा क्या, बहुत सारे एक्सॉन्स हो सकते हैं, बहुत सारे इंट्रॉन्स होंगे। सिर्फ क्या है, तमाम बीच के जितने भी एक्सॉन्स होंगे वो तमाम के तमाम जो है वो कोडिंग के लिए इस्तेमाल होंगे, यानी कि उन सब तमाम एक्सॉन्स के अंदर जो है वो प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। सिर्फ फर्स्ट एक्सॉन और लास्ट एक्सॉन जो है उसमें थोड़ा अलग है, कि फ़र्स्ट एक्सॉन का जो स्टार्टिंग पार्ट होगा वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा, और जिसका जो एंडिंग पार्ट होगा वो कोडिंग रीजन आपका होगा, जो कि ट्रांसलेशन में स्टार्ट होगा। ठीक है, जब प्रोटीन बन रहा होगा ट्रांसलेशन यहाँ से स्टार्ट होगा, और जो आपका एक्सॉन है लास्ट एक्सॉन जो होगा इसका स्टार्टिंग रीजन आपकी ट्रांसलेशन स्टॉप को डाउन यहाँ पर होगा, वो ट्रांसलेशन में इस्तेमाल होगा रेड पार्ट जो है, और वो कोडिंग के लिए उसके पास जो है वो कोडिंग रीजन है आपका, उसके पास इंस्ट्रक्शन है प्रोटीन बनाने की। और जो लास्ट एक्सॉन का जो रिमेनिंग हाफ पॉइंट होगा वो आपका ट्रांसक्रिप्शन एंड करने के लिए यूज़ होगा। उसके पास कोई आपके पास जो है इस पार्ट में कोडिंग की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, प्रोटीन बनाने की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जीन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्रोमोटर रीजन है, वो क्या है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है यहाँ पर विद प्रोमोटर सीक्वेंस के साथ, प्रोमोटर सीक्वेंस टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, ताकि यहाँ पर आपकी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो सके। ठीक है, तो ये प्रोमोटर रीजन भी जो है ये भी कोई ना कोई किस्म का सीक्वेंस ही होगा डीएनए का। ठीक है, डीएनए स्ट्रैंड का सीक्वेंस ही होगा, ATGC कोई ना कोई ये सीक्वेंस ही होगा प्रोमोटर रीजन। यहाँ पे आपका सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा, जहाँ से फिर आपकी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो इनिशिएट होगी। टर्मिनेटर रीजन की अगर हम बात करें तो
द टर्मिनेटर इज़ अ सीक्वेंस, वहाँ पर वो सीक्वेंस होगा दैट सिग्नल्स द एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, जो ये सिग्नल लेगा पॉलीमरेज को कि यहाँ पर आपकी ट्रांसक्रिप्शन एंड हो चुकी है, अब एमआरएनए आपका कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से फिर पॉलीमरेज जो है हट जाएगा और आपका डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट वापसी दोबारा हो जाएगा, ठीक है। आरएनए कोडिंग सीक्वेंस क्या होता है? पार्ट ऑफ जीन दैट विल बी कॉपीड, ये वो पार्ट होता है जो कि कॉपी होगा, ठीक है, कोडिंग रीजन। अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जीन में अब स्ट्रीम है आपके पास, गो अप फ्रॉम प्रोमोटर, प्रोमोटर से ऊपर की तरफ वाला रीजन जो है वो आपका अप स्ट्रीम कहलाता है, यानी कि प्रोमोटर से पहले वाला रीजन अप स्ट्रीम है और टर्मिनेटर के बाद वाला रीजन जो है वो आपका डाउन स्ट्रीम है, ठीक है। गो डाउन फ्रॉम प्रोमोटर, ठीक है। इंट्रॉन्स जो है आपके पास वो क्या है? इंट्रॉन्स आर नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं इंट्रॉन्स आपके पास, इनके पास इंट्रॉन्स के पास जो है वो प्रोटीन बनाने की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। बिटवीन एक्सॉन्स के दरमियान में होते हैं इंट्रॉन्स आपके, ये नॉन कोडिंग रीजन होते हैं इंट्रॉन्स, और आपके पास जो एक्सॉन्स हैं वो तमाम कोडिंग रीजन है, रेड कलर के जितने भी हैं वो तमाम कोडिंग रीजन को हम डिनोट कर रहे हैं उससे, ठीक है। तो इंट्रॉन्स आर नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं बिटवीन एक्सॉन्स, दे आर ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए, बट वो आरएनए में तो कन्वर्ट होते हैं ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में, एमआरएनए में ये बन जाते हैं। एमआरएनए की जो स्ट्रैंड आती हैं उसके पास इंट्रॉन्स भी होते हैं और एक्सॉन्स भी होते हैं, बट आर स्प्लाइस्ड आउट बिफोर ट्रांसलेशन, लेकिन ट्रांसलेशन स्टार्ट होने से पहले इनको हम कट आउट कर देते हैं इंट्रॉन्स को, और सिर्फ आपके एमआरएनए में एक्सॉन्स रह जाते हैं और वो ट्रांसलेशन में फिर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। एक्सॉन्स जो हैं वो आपके इनकोड द अमाइनो एसिड सीक्वेंस, इनके पास जो है अमाइनो एसिड सीक्वेंस की कोडिंग मौजूद होती है, इनके पास रेसिपी मौजूद होती है ऑफ द प्रोटीन, जो प्रोटीन आप बनाने वाले हैं इनके पास ही वो इन्फॉर्मेशन मौजूद है जो प्रोटीन बनाएगी एक्सॉन्स के पास, ठीक है। ये आपका कोडिंग रीजन है। एक्सॉन वन जो है द फर्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सॉन का जो फर्स्ट सेक्शन है विल नॉट बी ट्रांसलेटेड, वो ट्रांसलेट नहीं होगा बिकॉज द ट्रांसलेशन मशीन बाइंड्स हियर, क्योंकि ट्रांसलेशन मशीन यहाँ बाइंड होगी टू स्टार्ट ट्रांसलेशन, ताकि ट्रांसलेशन स्टार्ट हो सके। इसी तरह से ट्रांसलेशन स्टार्ट फ्रॉम द पार्ट ऑफ एक्सॉन वन से स्टार्ट होगी वेयर द स्टार्ट कोडॉन एग्जिस्ट, जहाँ पर स्टार्ट कोडॉन आपका एग्जिस्ट हुआ हुआ है जो कि रेड कलर से स्टार्ट था, ठीक है। कॉमन स्टार्ट कोडॉन इज ATG होता है कॉमन, तो अदर अल्टरनेटिव स्टार्ट कोडॉन जो है वो आपके पास TTG, GTG और CTG भी हो सकते हैं, ठीक है। ये ATG यहाँ लिखा हुआ है ना, ये स्टार्टिंग कोडॉन है आपका, यहाँ पर ट्रांसलेशन यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। एक्सॉन वन की बात हो गई। लास्ट एग्जाम में क्या है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द लास्ट एक्सॉन विल बी ट्रांसलेटेड, वो ट्रांसलेट होगा, एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सॉन हैज़ स्टॉप कोडॉन, और जो लास्ट पार्ट होगा आपके पास एक्सॉन का उसके पास स्टॉप कोडॉन होगा, विच विल बी नॉट ट्रांसलेटेड, वो ट्रांसलेट नहीं होगा, यानी कि प्रोटीन बनाने में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है इनटू प्रोटीन, ठीक है। वो प्रोटीन में ट्रांसलेट नहीं होगा, इज़ अ पार्ट ऑफ एमआरएनए, लेकिन वो एमआरएनए का पार्ट है। जो हमने यहाँ लास्ट में ब्लू कलर का जो रीजन है ये एमआरएनए का तो पार्ट होगा, लेकिन ये ट्रांसलेशन में इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ रेड कलर का जो स्टार्टिंग पार्ट है लास्ट कोडॉन का वो इस्तेमाल होगा, ठीक है। लास्ट कोडॉन के बाद क्या है? 5' अनट्रांसलेटेड रीजन, जो 5' होगा UTR, द 5' अनट्रांसलेटेड रीजन जो है बिफोर द स्टार्ट कोडॉन से पहले का रीजन होगा ये, ठीक है। एंड इज़ नॉट ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, ये भी प्रोटीन में आपका जो है वो ट्रांसलेट नहीं होगा, ठीक है। ये स्टार्टिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, पॉलीमरेज जो RNA पॉलीमरेज यहाँ अटैच होगा और फिर आपकी जो है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी, लेकिन ये हिस्सा जो है 5' वाला ये ट्रांसलेट नहीं होगा, ये भी नॉन कोडिंग रीजन है। इसी तरह से 3' रीजन जो है जहाँ पर एंडिंग हो रही है द 3' UTR फॉलोज द स्टॉप कोडॉन, यहाँ पे स्टॉप कोडॉन होगा, इज़ नॉट ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, और ये भी आपका जो है वो प्रोटीन में जो है ये ट्रांसलेट नहीं होगा। ये जो 3' रीजन है और 5' रीजन जो है ये ट्रांसलेशन में इस्तेमाल नहीं हो रहे, देखना आप इनको अभी हमने ब्लू कलर से ही शो किया हुआ है, सिर्फ रेड मार्क्स जो हैं जहाँ पर वो आपके पास जो है वो कोडिंग में इस्तेमाल होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आपके पास डीएनए था, डीएनए में आपके पास जब पॉलीमरेज अटैच हुआ आरएनए पॉलीमरेज, तो वो आपके डीएनए की सिंगल स्ट्रैंडेड को उसने ब्रेक करा, ठीक है। ये ब्रेक हो चुकी है डीएनए की स्ट्रैंड, और फिर स्पेसिफिक जो है वो एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स इसमें फिर हमने ऐड करे, बेसिस ए के साथ यू अटैच होगा, सी के साथ जो है वो जी अटैच होगा, टी के साथ फिर टी के साथ ए अटैच होगा, ठीक है। ये डीएनए के स्ट्रैंड है, इसके ऊपर एमआरएनए की स्ट्रैंड लगेगी, ठीक है, और एमआरएनए आपके पास ये कंप्लीट तैयार होकर आ गया, ठीक है। एमआरएनए में ये स्टार्ट में क्या लिखा हुआ हमने? प्रोमोटर रीजन है, ठीक है। उसके बाद पहला एक्सॉन, फिर इंट्रॉन, फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन, फिर एक्सॉन, इंट्रॉन, फिर एक्सॉन, और फिर एंड में जो है वो आपका टर्मिनेटर रीजन है ब्लू कलर से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब एमआरएनए बन के बाहर आ जाएगा तो प्रोमोटर और टर्मिनेटर रीजन जो है वो कट आउट हो जाएंगे, और आपके जो एमआरएनए बन के आया है उसके पास इंट्रॉन और एक्सॉन्स रह जाएंगे। फिर इसको हम मज़ीद मॉडिफाई करेंगे, वो कैसे मॉडिफाई होगा कि इंट्रॉन्स इसमें से हम ब्रेक कर देंगे, स्प्लाइस आउट कर देंगे, कट आउट कर देंगे एंजाइम्स को यूज़ करके,
और सिर्फ ब्लू कलर का आपके पास जो है एक्सॉन्स रह जाएंगे और वो आपके पास कोडिंग रीजन होगा। और ये mRNA अब आपका मॉडिफाई हो चुका है ब्लू कलर की जो लाइन है स्प्लाइसिंग के बाद। स्प्लाइसिंग के बाद जो है ये जो आपका ब्लू कलर का mRNA है फिर ये न्यूक्लियस में से बाहर जाएगा और राइबोसोम में जाके अटैच होकर वहाँ पर आपकी ट्रांसलेशन होगी और वहाँ mRNA से फिर ये प्रोटीन में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि tRNA आके अमाइनो एसिड अटैच करता जाएगा राइबोसोम में और फिर आपके पास अमाइनो एसिड चेन कंप्लीट हो जाएगी और पॉलीपेप्टाइड चेन की, ठीक है। और इस तरह से जब ये पूरी अमाइनो एसिड चेन कंप्लीट हो जाएगी तो एक 3D स्ट्रक्चर जो है वो एक्वायर कर लेगा, जो कि हमारा प्रोटीन होगा, ठीक है। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन क्या होगी कि वो अपना शेप में आ जाएगा, प्रोटीन 3D शेप में। अच्छा, प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक mRNA की अगर हम बात करें तो प्रोक्रियोटिक mRNA जो है इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA कहलाता है ये। प्रोकैरियोटिक जीन्स जो होते हैं ऑफन प्रोड्यूस, अक्सर ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA बनाते हैं विच इनकोड्स मल्टीपल प्रोटीन, ठीक है। एक ही mRNA है लेकिन इससे मल्टीपल प्रोटीन बन सकते हैं, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात हो रही है जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। वहाँ पर जब डीएनए से mRNA बनता है तो उस mRNA कुछ इस तरह का होता है, ये 5 प्राइम है और आपके पास ये कोडिंग सीक्वेंस है, ठीक है। इसमें नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी मौजूद है और ये जो कोडिंग सीक्वेंस हैं ये तीनों कोडिंग सीक्वेंस अलग अलग प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। एक ही सिंगल mRNA से अलग अलग देखें 3 टाइप से प्रोटीन जो है वो बन रहे हैं प्रोकैरियोटिक mRNA के अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA, क्योंकि एक से ज़्यादा प्रोटीन बना रहा है। और यहाँ पर यूकैरियोटिक mRNA की अगर हम बात करें तो वो होता है मोनोसिस्ट्रॉनिक mRNA, क्योंकि ईच यूकैरियोटिक जीन जो है टिपिकली प्रोड्यूस अ मोनोसिस्ट्रॉनिक mRNA विच इनकोड्स अ सिंगल प्रोटीन, क्योंकि जो मोनोसिस्ट्रॉनिक mRNA है ये सिर्फ सिंगल प्रोटीन ही इनकोड कर सकता है, एक से ज़्यादा प्रोटीन इनकोड नहीं करेगा। तो एक mRNA की स्ट्रैंड जो है वो एक ही प्रोटीन बनाएगी यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है। अच्छा, इंट्रॉन्स एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, ठीक है। इंट्रॉन्स जो है वो एब्सेंट होते हैं किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स में, और प्रेजेंट होते हैं किसमें, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। ये लेफ्ट में आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल है, राइट में यूकैरियोटिक सेल है। लेफ्ट में आप देखेंगे डीएनए है, डीएनए में ये येलो कलर से पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अटैच हुआ है और पूरी डीएनए की स्ट्रैंड में घूम रहा है और यहाँ से फिर mRNA आपका बन रहा है, ठीक है। और डीएनए वापसी बाइंड भी होता जा रहा है, अपनी ओरिजिनल शेप में आ रहा है। तो mRNA जैसे ही बन रहा है mRNA फिर आगे जा रहा है किसमें, राइबोसोम में, प्रोटीन फैक्ट्री में, और मुख्तलिफ डीएनए बन के आपके पास मौजूद आ रहे हैं सिंगल mRNA की स्ट्रैंड से, ठीक है। और ये तमाम काम जो है ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स की हमने यहाँ ये बात कर ली। यूकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर आपके पास जो है वो ट्रांसक्रिप्शन होगी और न्यूक्लियस के बाहर जो है वो ट्रांसलेशन होगी, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन क्या हो रही है कि आपके पास जो है वो डीएनए से mRNA बना, ठीक है। mRNA को आप देखकर गौर से देखें तो इसमें ग्रीन कलर येलो कलर, ग्रीन कलर येलो कलर है। फिर येलो कलर जो है वो आपके इंट्रॉन हैं, उनको आपने स्प्लाइस्ड आउट कर देंगे तो आपके पास सिर्फ ग्रीन कलर का mRNA बच जाएगा, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स हैं और कोडिंग रीजन है। फिर ये ग्रीन mRNA जो है वो बाहर जाएगा और राइबोसोम में और फिर वो प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। इस तरह से ये प्रोकैरियोट्स में एक ही प्रोसेस में ये काम हो रहा होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में सबसे पहले mRNA बनता है, फिर वो mRNA बाहर आता है, फिर बाहर न्यूक्लियस से बाहर आने के बाद साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के पास जाता है, वहाँ पर फिर प्रोटीन बनाया जाता है, ठीक है। जीन एक्सप्रेशन की बात करें, जीन एक्सप्रेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच द इंफॉर्मेशन इनकोडेड इन अ जीन इज़ यूज टू प्रोड्यूस अ फंक्शनल जीन प्रोडक्ट, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन जीन के अंदर है उसको इस्तेमाल करते हुए हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे। टिपिकली ये प्रोटीन ज़्यादा आमतौर पर हम प्रोटीन बनाते हैं या आरएनए मॉलिक्यूल बनाते हैं विच देन परफॉर्म इट्स स्पेसिफिक फंक्शन इन अ सेल, जो सेल के अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। इन्वॉल्व ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, इस पूरे प्रोसेस को हम जीन एक्सप्रेशन कह रहे हैं, ठीक है। जीन ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ चुके हैं, अब जीन एक्सप्रेशन क्या है वो ये जो हम पिछले 2 लेक्चर में भी हमने पढ़ा है कि डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, ठीक है। जीनोम क्या चीज़ होती है, द जीनोम इज़ द कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जीनोम जो है वो कंप्लीट सेट है जेनेटिक मटेरियल का विद इन एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। इट इनकम्पासेस ऑल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स डीएनए, इसके अंदर तमाम ऑर्गेनिज्म का डीएनए मौजूद होता है, इंक्लूडिंग बोथ द जीन्स, इस इंक्लूड इसके अंदर बहुत द जीन्स, कोडिंग रीजन भी इसके अंदर मौजूद होते हैं और नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी इसके जीन के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। इन एसेंस द जीनोम कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द ग्रोथ, और जीनोम के अंदर तमाम जो है इंफॉर्मेशन होती हैं ग्रोथ की, डेवलपमेंट की, फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म का, ऑर्गेनिज्म वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। जैसे स्पाइडर जो है वो जाल वगैरह बना रही है, ठीक है, और मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म जो है वो मुख्तलिफ काम कर रहे हैं।
तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो जीनोम के अंदर, और उसके अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर, और डीएनए के अंदर जीन है, जीन के अंदर, और जीन के अंदर जो है वो भी कोडिंग रीजन है उसके अंदर मौजूद हैं ये तमाम इन्फॉर्मेशंस। डीएनए आइसोलेशन की अगर हमने जीन ऑर्गेनाइजेशन और जीन एक्सप्रेशन थी, क्या थी, जीन एक्सप्रेशन, हाँ ये हम पढ़ चुके हैं। अब डीएनए आइसोलेशन की बात करें तो टू एक्सट्रैक्ट डीएनए फ्रॉम सैंपल में से, ह्यूमन सैंपल में से आपको एक्सट्रैक्ट करना है, बैक्टीरिया सेल से एक्सट्रैक्ट करना है, प्लांट मटेरियल से एक्सट्रैक्ट करना है, तो कैसे आप आइसोलेट करेंगे डीएनए को? सबसे पहले आप लाइसिस, एक बफर होता है वो आप डीएनए सेल के अंदर ऐड कर देंगे, तो उससे क्या होगा, आपका सेल ब्रेक हो जाएगा और उसके कंपोनेंट्स तमाम जो हैं वो बाहर आ जाएंगे सेल से। इसमें डीएनए भी शामिल है और आपका तमाम चीज़ें शामिल हैं जिसके अंदर डीएनए भी है, क्योंकि हमें डीएनए को आइसोलेट करना है ना। तो लाइसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ओपन सेल्स टू रिलीज their internal contents including DNA for subsequent isolation and analysis, ठीक है। तो सबसे पहले हम लाइसिस परफॉर्म करते हैं, यानी कि सेल को ब्रेक करते हैं। लाइसिस इज़ टिपिकली अचीव्ड, या कैसे अचीव होता है, बाय यूजिंग अ लाइसिस बफर। लाइसिस बफर हम इस्तेमाल करते हैं डेट कंटेन डिटर्जेंट और इंजाइम। उनके अंदर लाइसिस बफर के अंदर क्या होता है, डिटर्जेंट्स और इंजाइम्स होते हैं जो कि सेल को आपके ब्रेक करेंगे, ठीक है। लाइसिस इज़ टिपिकली परफॉर्म्ड एट अ रूम टेम्परेचर पर, उसको हम परफॉर्म करते हैं 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या फिर एट ए स्लाइटली एलिवेटेड टेम्परेचर, या फिर अपने टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाएंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक, डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक प्रोटोकॉल एंड द एंजाइम यूज, कि आप कौन सा एंजाइम यूज़ कर रहे हैं और कौन सा प्रोटोकॉल आप यूज़ कर रहे हैं उसके मुताबिक, या तो आप रूम टेम्परेचर पे रखेंगे या टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाएंगे और लाइसिस का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करेंगे, जिससे सेल जो है वो आपका टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और उसके कंपोनेंट्स जो है वो सामने आ जाएंगे हमारे। द डिटर्जेंट डिस्टर्ब द सेल मेम्ब्रेन को ये तोड़ देता है, ख़राब कर देता है और ब्रेक कर देता है। वाइल एंजाइम्स सच एज प्रोटीनेज के ब्रेक डाउन प्रोटीन, और जो प्रोटीनेज के का जो एंजाइम है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। फिर रिमूव, हम प्रोटीन को हमें रिमूव करना है क्योंकि प्रोटीन ब्रेक डाउन हो चुका है, तो हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में सैंपल को रखते हैं, तो प्रोटीन जो है वो डाउन नीचे की तरफ हो जाते हैं, सैंपल में नीचे की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, और उसको हम फिर रिमूव कर देते हैं। डीएनए प्यूरिफिकेशन की बात करें तो ऐड आइसोप्रोपेनॉल और इथेनॉल, सैंपल डालेंगे, फिर जो रिमेनिंग हमारे पास सैंपल है उसमें हम आइसोप्रोपेनॉल और इथेनॉल ऐड करेंगे। डीएनए जो है वो इनसोल्यूबल होता है इन दोनों सॉल्यूशंस के अंदर, केमिकल्स के अंदर। तो क्या होगा, बाय सेंट्रीफ्यूज द, पहले जब हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो पैलेट ऑफ डीएनए जो है वो फॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि डीएनए इंसॉल्यूबल है ना इन दोनों आइसोप्रोपेनॉल में और इथेनॉल में, तो डीएनए अलग ही पैलेट उसकी हमें दिखाई देंगी जब हम क्या कर देंगे, सेंट्रीफ्यूज कर देंगे। तो द पैलेट ऑफ डीएनए इज़ विजिबल होती हैं, डेंस होती हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ डीएनए दैट फॉर्म्स एट द बॉटम ऑफ अ सेंट्रीफ्यूज ट्यूब आफ्टर डीएनए प्रेसिपिटेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। जब हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो पैलेट्स जो हैं वो बॉटम ऑफ सैंपल के बॉटम में चली जाएंगी, ठीक है, और ऊपर आपके पास आइसोनॉल और इथेनॉल जो है, आइसोप्रोपेनॉल और इथेनॉल जो है ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और डीएनए इंसोल्यूबल है इसमें, सेंट्रीफ्यूज होने से वो सैंपल के डाउन साइड पे चले जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका हैवी मटेरियल है डीएनए। तो प्लेस पैलेट ऑफ डीएनए एट 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर, हम उसको फिर पैलेट ऑफ डीएनए को आइसोलेट कर लेंगे 65 डिग्री पर, और उसमें प्योर वाटर ऐड करेंगे और फिर इसको आइसोलेट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपका जो है डीएनए आइसोलेट भी हो गया, हो चुका है, प्यूरीफाई भी हो चुका है, और इसमें फिर डीएनए के ऊपर मज़ीद जो भी आपको काम करना है तो आप काम करें, उसको एनालाइज करें आइसोलेट करने के बाद, ठीक है।